अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के RTC मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। RTC के मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन करार देने से मुताल्लिक बिल को गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मंजूरी दे दी है। गवर्नर की मंजूरी के साथ ही RTC मुलाजमीन और वर्कर्स अब सरकारी मुलाजमीन में तब्दील हो गए हैं। RTC के मुलाजमीन और वर्कर्स ने गवर्नर से इज़हार तशक्कुर किया। यहाँ ये जिक्र बेजा न होगा कि तेलंगाना हुकूमत ने स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा देने का ऐलान करते हुए कानून साज असेंबली और काउंसिल में बिल मंजूर किया था। बादशाह ये बिल गवर्नर के पास पहुंचा और उन्होंने बाद सिफारिशात करते हुए ये बिल गवर्नमेंट को वापस कर दिया था। बादशाह उनकी सिफारिशात पर अमलावरी करते हुए तकनीकी मसाइल को दूर करके हुकूमत ने दोबारा ये बिल गवर्नर को रवाना किया, जिसके बाद ये बिल इस बिल को उन्होंने मंजूरी दे दी। गवर्नर ने कहा कि उनकी जानिब से की गई 10 सिफारिशात पर हुकूमत ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बिल की मंजूरी के बाद 43,373 RTC मुलाजमीन अब सरकारी मुलाजमीन बन गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली शराब केस में BRS रुकने काउंसिल कविता को नोटिस जारी की है। नोटिस में कहा गया है कि वो जुमा यानी 15 सितंबर को दिल्ली में मुकदमे की समाअत के लिए आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कविता से हैदराबाद के ताजिर अरुण राम चंद्र पिल्लाई के साथ पूछताछ की जाएगी। ये बताया गया है कि कविता ने आम आदमी पार्टी को शराब स्कैम मामले से हासिल होने वाली 100 करोड़ रुपए की रकम हवाले की थी। इस सिलसिले में उन्हें दूसरी मरतबा नोटिस जारी किया गया। CBI हुक्काम ने दिल्ली शराब केस में कविता से गुज़िश्ता साल 11 दिसंबर को उनके घर पर पूछताछ की थी। कविता से तकरीबन 7.5 घंटे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए गए थे। दिल्ली शराब मामले के केस में ED ने जारिया साल मार्च में भी कविता को तलब करते हुए 2 दिन पूछताछ की थी और उनके इस्तेमाल करदा सेलफोन को हासिल कर लिया था। कविता ने उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से नोटिस मौसूल होने की तस्दीक की। ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें ED की नोटिस नहीं बल्कि मोदी की नोटिस मिली है, क्योंकि सियासी मुकासमत के तहत उन्हें शराब केस में मुलविस किया गया। उन्होंने कहा कि टीवी सीरियल की तरह शराब केस की तहकीकात चल रही है। उनकी लीगल टीम इस मामले से निपटने वाली है। Telangana will not take it seriously. We will, as a party, as responsible public representatives, we will seek legal recourse. We've given it to the party legal team, and we will go by their advice. How do you see the timing of this? I truly have no idea. You've seen my schedule in the last 5 days. The moment we received it, we gave it to the legal team. So whatever they advise, we will follow through that. आप इस तरह से कह रही है कि मोदी के नोटिस आ गए, लेकिन अगर हम बात करें राजनीति की तो कांग्रेस तो ये कह रही है कि मोदी की मिली भगत है, इसलिए मोदी जी नोटिस नहीं भेज रहे या फिर ED का नोटिस नहीं आ रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम सिंपल सी बात बोलते हैं, हम किसी से भी मिले नहीं है। हम मिले हैं तो तेलंगाना की जनता से और भारत की जनता से। अब दोनों नेशनल पार्टी जो कहलाती थी, उन दोनों का यही डर है कि KCR साहब को देश की जनता ज्यादा चाहने लगी है। तेलंगाना की जनता तो कैसे भी चाहती है, वापस सरकार में ला रही है, तो अलग अलग एलिगेशंस वो लगाएंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे वी आर नॉट एनीबॉडीज B team, वी आर तेलंगाना पीपल्स एंड इंडियन पीपल्स A team। आपको सम्मान आया है तो इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि 3 लोग अप्रूवल टर्न हो गए, तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है आपकी? Brother, as I said, it looks like a TV serial, never-ending TV serial. So I have no idea what is happening with that. But end of the day, party legal team will advise us, and we will go through their advice. So it is not a big issue or a serious issue to be discussed. It is a political. हैदराबाद में आज शाम 5 बजे के करीब जबरदस्त गरज और चमक के साथ धुआंधार बारिश हुई। हालांकि सुबह से ही मौसम अबर आलू था, लेकिन दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा गए और अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कई मकामात पर बहुत ही जोर की आवाज़ों के साथ गरजने से लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुराने शहर और नए शहर के कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। मलकपेट, मुसारामबाग, दिलसुख नगर, कुत्तापेट, सरूर नगर, एलवी नगर, नागोल, उपल, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम और दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है।
महकमे सेहत के अहदेदारों ने कहा कि तेलंगाना में डेंगू फीवर के केसेस में इजाफे की खबरों में कोई हकीकत नहीं है। कहा गया है कि रियासत में बुखार के केसेस से मुतालिक तशवीश की भी जरूरत नहीं है। अभी तक बुखार से किसी की भी मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से मौसमी अमराज पर जुमेरात के दिन महकमे सेहत के अहदेदारों ने जायजा इजलास तलब किया। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव की हिदायत पर यह इजलास तलब किया गया, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी रजवी के अलावा महकमे तिब के अहदेदारों ने शिरकत की। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए दवाखानों में मुकम्मल तैयारियां करें और बुखार से मुतासिर होने वालों की तफसीलात फौरी तौर पर एक पोर्टल में अपलोड करें। इस डेटा की बिना पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स को हाई रिस्क इलाकों की निशानदेही करते हुए इकदाम करने का मशवरा दिया गया है। जिन इलाकों में बुखार के ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं वहाँ के दवाखानों में अद्वियात और दीगर इंतजामात की भी हिदायत दी गई है। साथ ही अगर किसी मरीज में किसी भी तरह की अलामत पाई जाती है तो फौरी इलाज शुरू करने की हिदायत दी गई है। इस दौरान महकमे सेहत के हुकाम ने कहा कि रियासत के ज़िले मुल्क में डेंगू से अंदरून एक हफ्ता 10 अफराद के फौत हो जाने से मुतालिक मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड ने जिनोम वैली क्लस्टर में अपने मौजूदा रिसर्च कैंपस की तौसी का ऐलान किया। कंपनी तौसीशुदा कैंपस की तरक्की के लिए 788 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी और अगले 5 सालों में इस तौसी के साथ 1000 मुलाजिमतें पैदा करने का वो मंसूबा रखती है। संग बुनियाद रखने की तकरीब में वज़ीर सनअत के रामाराव, सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार, महकमे सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वजीर केटीआर ने प्रोटैक लेबोरेटरी के जदीद तरीन इस लेबोरेटरी का भी इफ्तिताह किया जो कैंसर की तरह बीमारी पैदा करने वाले प्रोटीन के बारे में अहम तहकीकात करती है। Today, we celebrate growth of not just of a company, but also the growth of an entire cluster and the overall ecosystem. This investment is not just about brick and mortar. It represents the belief and confidence that Syngene has in the potential of Hyderabad as a hub for cutting-edge research and development in life sciences sector. I'm particularly thrilled to learn about the journey of Syngene's R&D center in Genome Valley in Hyderabad. From its modest beginnings in 2020, with a 52,000 square foot facility and 100 scientists, it has now grown 4 times to an impressive 2 lakh square feet and houses more than 900 scientists. This is a testament to the dedication and expertise and more importantly to the availability of wonderful talent here in Hyderabad. Furthermore, I'm delighted to inaugurate the ProTax lab of the compound management facility of the company. I believe that the ProTax lab, with its dedicated team of 150 specialized scientists and analysts, is at the forefront of innovative targeted protein degradation technology, especially in cancer treatment. Also, I note that the CMF is a unique facility that centralizes the storage of synthesized compounds, thereby streamlining the company's research activity and efforts. I'm also given to understand that Syngene scientists in Hyderabad play a pivotal role in designing and synthesizing new chemical entities which वजीर सेहत हरीश राव ने आज ज़िले खम्मम का दौरा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कल यानी 15 सितंबर को वर्चुअल तरीके के जरिए रियासत के 9 अजला में मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह अमल में लाएंगे और कल से ही उन कॉलेजेस में दाखिलों के अमल का आगाज होगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला केसीआर ने रियासत के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का जो वादा किया था उसे तेजी के साथ रूबे अमल लाते हुए तिब्बी तालीम हासिल करने वाले तुलबा को अपने ही मकाम पर डॉक्टर बनने का मौका फराहम किया गया। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर सेहत ने हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए वो खम्मम पहुंचे, जहां उनका वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव, अरकान असेंबली ने खैर मकदम किया और हरीश राव को पालेरू तक मोटरसाइकिल रैली के जरिए पहुंचाया गया। इस रैली में सैकड़ों बीआरएस कारकुनों ने शिरकत की। పేషెంట్ ఇక్కడ నుంచి అయితే విజయవాడకో లేక హైదరాబాద్ కి తీసుకువెళ్ళాలంటే మార్గ మధ్యంలోనే చాలా మంది ప్రాణాలు పోయేవి. అటువంటిది ఇక్కడ ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి మమతా మెడికల్ కాలేజ్ లాంటి కాలేజ్ ఇక్కడ రావడం వల్ల
ఎంతో మంది ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలకు మంచి మెరుగైనటువంటి వైద్యాన్ని స్థానికంగా ఇప్పించడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా విద్యార్థులను గొప్ప డాక్టర్లుగా తీర్చిదిద్దడమే కాదు, ఎంతో మంది ప్రజలకు మంచి వైద్యాన్ని కూడా మమతా మెడికల్ కాలేజ్ అందించి ఎన్నో విలువైనటువంటి ప్రాణాలని కూడా కాపాడిన సందర్భం. ఇకపోతే ఈరోజు ఖమ్మంలో ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రారంభం చేసుకున్నాం, భవనాన్ని ప్రారంభం చేసుకున్నాం. రేపు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రంలో 9 మెడికల్ కాలేజీల్లో క్లాసెస్ ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం. ఇది ఒక రికార్డు. ఇక భారతదేశంలో ఈ విద్యా సంవత్సరంలో 2023-24 సంవత్సరంలో దేశం మొత్తం ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో ఎన్ని సీట్లు వచ్చినాయో అందులో 43% MBBS సీట్లు ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రావడం అనేది ఈ ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనం. అంటే దేశంలోని మిగతా 27 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు మొత్తం దేశమంతా కలిపి 57% MBBS సీట్లు ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ప్రారంభిస్తే ఒక్క తెలంగాణ रियासती वजीर दलहसनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मौका देने की बात करती है, जबकि मुल्क की आज़ादी के बाद उसने कई बरसों तक हुकूमत की है लेकिन रियासत को तरक्की नहीं दिलाई। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी और उसके बाद भी रियासत में तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। సరే, ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో మనకంటే ముందు ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఉంది. వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో మతాల పేరు చెప్పుకొని లేకపోతే పనికిరాని అంశాలు మాట్లాడమే తప్ప ఏ రోజు కూడా ఒక పాజిటివ్ గా కానీ లేకపోతే కేంద్రం నుంచి తెస్తామని కానీ తెచ్చినామని కానీ చెప్పే పరిస్థితి ఎక్కడ లేదు. కాంగ్రెస్ వారు మాకు ఒక అవకాశం అంటూ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 45-50 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని పరిపాలన చేసేది కాంగ్రెస్. దాంట్లో పెద్ద పొందడం ఏం లేదు. ఇప్పుడు మొన్న కర్ణాటక ఎలక్షన్ లో వాళ్ళు గెలిచారు. ఎలక్షన్ లో ఏవైతే మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి హామీలు ఇంప్లిమెంటేషన్ లేక ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేక చేతులు ఎత్తేసే పరిస్థితి ఉంది. ఇక్కడ వచ్చే డిక్లరేషన్ BRS के रुकने पार्लियामेंट लिंगराज यादव ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न सिर्फ तेलंगाना की आवाम बल्कि मुल्क की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी मंशूर में रियासत की आवाम को राग़िब करने के लिए कितने भी बड़े ऐलानात और डिक्लेरेशन किए जाएं, इसके बावजूद रियासत की आवाम तीसरी मरतबा BRS को इख्तिदार पर फायज करेगी। BRS ने पार्लियामेंट ने कांग्रेस की जानिब से CWC मीटिंग का हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाने और जलसे मुनक़िद करने और बीजेपी की जानिब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के 12 मरतबा तेलंगाना के दौरे पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त कर देंगी। అందుకని మిమ్మల్ని ప్రజలు నమ్మరు. గతంలోనే మీరు మీ మేనిఫెస్టోలో 2 లక్షల రుణమాఫీ ఇస్తామన్నారు. మిమ్మల్ని నమ్మలే ప్రజలు. కేసీఆర్ని నమ్మారు, కేసీఆర్ని గెలిపించారు. అనుకున్న ప్రకారం మేము 1000 కోట్లు ఇచ్చేయాలి, రుణమాఫీని కూడా చేసినాం అన్నిటితో పాటు. ఇలా మహిళలకు కానీ రైతులకు కానీ రైతు కూలీలకు కానీ అన్ని వర్గాలకు మేము మేలు చేసినటువంటిది మా పార్టీ BRS పార్టీ. ముఖ్యంగా రేపు గతంలో కూడా మేము అమిత్ షా వాళ్ళ బీజేపీ పార్టీ నాయకులందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళ పార్టీ మీటింగ్ పెడితే ఎప్పుడు చెప్పినాం, ఇవాళ కూడా చెప్తున్నాం కాంగ్రెస్ నాయకులకు, అయ్యా మీ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధిని చూపించండి. వాళ్ళకు మీరు పరిపాలించే రాష్ట్రాల్లో అయినా మీరు కనీసం బుద్ధి తెచ్చుకొని ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడతారు. ఇవాళ మన జరిగినటువంటి बेरोजगार नौजवानों से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाइंसाफी का इल्जाम लगाते हुए की गई भूख हड़ताल को खत्म करवाने के लिए मरकजी वजीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी को कल शब हिरासत में लिए जाने के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए ज़फ़रानी जमात के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने
हैदराबाद, विजयवाड़ा, शाहरावर वजीर आला चंद्रशेखर राव के पुतले नजर आतिश किए। महेश्वरम हल्के के बीजेपी इंचार्ज श्री रामुलु की क़यादत में ये एहतजाज किया गया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बीजेपी की भूख हड़ताल से वजीर आला केसीआर खौफजदा हो गए हैं। श्री रामुलु ने कहा कि रियासत में बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने के बाद तमाम मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने भी रियासती हुकूमत की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बीजेपी कारकुनों को निशाना बना रही है और उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। గారి నాయకత్వంలో ఏ రకంగా ఢిల్లీలో క్యాలెండర్ విడుదల చేసి ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తా ఉన్నామో 10 లక్షల ఉద్యోగాలు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఖాళీలను కూడా తప్పకుండా భర్తీ చేస్తామని భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయం ప్రకటిస్తా ఉన్నాం। నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఆల్ ఇండియా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏ రకంగా చేస్తా ఉందో అదే రకమైనటువంటి మెరుగైనటువంటి పద్ధతిలో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ పరీక్షలను పక్కాగా నిర్వహించి నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నాను। నిరుద్యోగులకు సంబంధించి ఆకాంక్షలు ఉన్నాయో మనస వాచ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఈ యొక్క తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువతకు అండగా నిలబడతాము। ప్రతి ఒక్కరికి పని కల్పిస్తాము। ఏ ఒక్క నిరుద్యోగి కూడా ఉపాధి లేకుండా ఉండడానికి వీలేదు। మేము ముద్రా బ్యాంక్ ద్వారానో స్వనిధి యోజన ద్వారానో వాళ్ళు ఉద్యోగాల కోసం కాదు, వాళ్ళే ఇంకా 10 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ యువతకు భారతీయ జనతా పార్టీ అండగా ఉంటుంది। కాబట్టి తెలంగాణ యువత। जनसेना पार्टी के लीडर और मशहूर अदाकार पवन कल्याण ने जुमेरात को तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू से राजमंड्री सेंट्रल जेल में मुलाकात की और उसके बाद ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात में जेएसपी और टीडीपी एक साथ मिलकर लड़ेंगे। पवन कल्याण ने साथ ही उम्मीद जाहिर की कि वाई जगनमोहन रेड्डी की बदतर हुक्मरानी को खत्म करने के मकसद से वोटों की तकसीम से बचने के लिए बीजेपी भी उनके साथ हाथ मिलाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन कल्याण ने टीडीपी रुकन असेंबली एन बालकृष्ण और टीडीपी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश के साथ चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के लिए जेल पहुंचे, जो कि कौशल विकास निगम घोटाले में अदालती हिरासत में है। इस मुलाकात के बाद जेएसपी लीडर ने दावा किया कि जेल में नायडू से उनकी मुलाकात रियासत के लिए एक अहम मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि मैंने टीडीपी के साथ इत्तेहाद में आइंदा असेंबली इंतखाब लड़ने के अपने फैसले से नायडू को मुतला करा दिया। पवन कल्याण जिनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, उसने उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी भी इस मामले में मुस्बित फैसला लेगी। మొన్నటిదాకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్తున్నా। ఈ రోజు నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను। జనసేన తెలుగుదేశం కలిసి వెళ్తాయి వచ్చే ఎన్నికల్లో। ఇది మా ఇద్దరి భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది కాదు, మా ఇద్దరి భవిష్యత్తుకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది। జగన్ మీకు 6 months 6 నెలల తర్వాత జగన్ మద్దతుదారులు ఎవరైనా సరే మీరు ఇప్పుడే కరెక్ట్ చేసుకోండి। మీరు ఎందుకంటే మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జరిగింది కానీ నన్ను ఆపింది కానీ రిపీటెడ్ గా మమ్మల్ని ఆపుతుంది కానీ ఏది ఇంక ఇది రిపీటెడ్ గా వెళ్తా ఉంది। ఇంకా 6 నెలలు మీరు ఏం చేస్తున్నా? మీకు గొడవే కావాలి, మాకు సివిల్ వారే కావాలి, యుద్ధ వాతావరణమే కావాలి అంటే మీకు యుద్ధమే కావాలంటే యుద్ధమే ఇస్తాం, మీకు యుద్ధమే ఇస్తాం। అలా కాదు మేము తప్పు కరెక్ట్ చేసుకోండి, ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ చేసుకోండి। జగన్ ని నమ్ముకున్న వైసీపీ నాయకులందరూ కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి। మీరు ఆలోచించుకొని మీరు అతనికి మద్దతు ఇవ్వాలా, నిలబడాలి। రేపు భవిష్యత్తులో మీరు కూడా। अफ्रीकी मुल्क लीबिया डैनियल तूफान के बायस आने वाले सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सैलाब की वजह से हजारों लोग जाबाक हो गए हैं। हर तरफ सड़कों और इमारतों के पास नाशों के अंबार लगे हैं। हुक्काम का अंदाजा है कि ताज़ा तरीन सैलाब में मरने वालों की तादाद 20,000 तक होगी। 10,000 से ज़्यादा अब भी लापता हैं। इस दौरान लीबिया के शहर डेरना के मेयर अब्दुल मुनीम ने बताया कि इस आफत की वजह से शहर में होने वाली हलाकतों की तादाद 18,000 से 20,000 तक बताई जा रही है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि साहिल समंदर पर जगह जगह नाशें बिखरी हुई नजर आ रही हैं, उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा कि
तदफीन या इज्तिमाई तदफीन की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सैलाब के दौरान बहुत से लोग पानी में डूबकर मर गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर जुमेरात को एक चार्टर्ड प्लेन लैंडिंग के दौरान शाम 5:08 पर रनवे पर फिसलकर क्रैश हो गया। एक्सीडेंट के साथ ही प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया और उसमें आग लग गई। प्लेन में 6 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर सवार थे। ये सभी जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्लेन ने विशाखापट्टनम से उड़ान भरी थी। प्लेन में जेएम बैक्सी कंपनी के मालिक कोटक और उनके अफराद खानदान सवार थे। जेएम बैक्सी कंपनी लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में काम करती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसी ने बताया कि प्लेन वीएसआर वेंचर्स का लियरजेट 45 VT DBL है। ये मुंबई के रनवे 27 पर फिसल गया। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर्स की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई। मुंबई में भारी बारिश हो रही है, इसके चलते विजिबिलिटी 700 मीटर रह गई है। इसी वजह से ये वाकया पेश आया। हादसे के बाद मुंबई एयरपोर्ट के 2 रनवे बंद किए गए, जिन्हें शाम 6:45 बजे फिर चालू कर दिया गया। पार्लियामेंट के 18 सितंबर से शुरू होने वाले खुसूसी इजलास के हवाले से बीजेपी ने अपने तमाम लोकसभा और राज्यसभा अरकान पार्लियामेंट को व्हिप जारी किया है और उन्हें स्पेशल सेशन के दौरान ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत दी है। 18 से 22 सितंबर तक होने वाले पार्लियामेंट के इस खुसूसी इजलास में 5 नशिस्तें होंगी। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को अलग अलग 3 सत्री व्हिप जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हिज़्ब इख्तिलाफ़ी जमातों के इत्तेहाद इंडिया के कुछ कायदीन की तरफ से सनातन धर्म पर दिए जा रहे मुतनाज़ा बयानात पर इत्तेहाद पर सख्त हमला करते हुए कहा कि मुल्क हर सनातनी और मुहिब्बे वतन लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है और हमें मिलकर तंजीम की ताकत से उनके मंसूबों को नाकाम बनाना है। मोदी ने आज मध्य प्रदेश में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। G20 की कामयाबी के बाद पहली बार जल से आपसे खिताब करने वाले मोदी ने न सिर्फ G20 की कामयाबी का क्रेडिट मुल्क के करोड़ों लोगों को दिया, बल्कि इसकी जानिब से एक बयान भी दिया। सनातन धर्म पर अपोजिशन इत्तेहाद के जारी हमलों के हवाले से भी इत्तेहाद को सख्ती से घेरा। मेरे परिवारजनों, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए। मध्य प्रदेश के हर परिवार का जीवन आसान हो, घर घर समृद्धि आए। मोदी की गारंटी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। उनकी ट्रैक रिकॉर्ड सुनियाद करिए, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा करिए। मोदी ने गरीबों को पक्के घर की गारंटी दी थी। आज मध्य प्रदेश में ही 40 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। हमने घर घर टॉयलेट की गारंटी दी थी, ये गारंटी भी हमने पूरी करके दिखाई। हमने गरीब से गरीब को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। हमने हर घर कत्ल के बाद लाश के हाथ पांव बांधकर उसे थैले में डालकर दरिया में फेंक दिया गया। ये वारदात तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आई। पुलिस के मुताबिक खम्मम रूरल मंडल के मुनेव दरिया के करीब थैले में बंद लाश मिली। पुलिस ने कहा कि उसे बाहर निकाला गया। इस 30 से 35 साल के शख्स के कत्ल के बाद उसकी लाश को थैले में बांधकर दरिया में फेंका गया। मकतूल की कमर, टांगों पर जख्म के निशान पाए गए। लाश के दाएं हाथ पर एक निशान है, एक मार्क है, ओम लिखा है। डॉग स्क्वाड और सुराग की टीम के साथ लाश का मुआयना करने के बाद लाश का पोस्टमार्टम किया गया। मकामी अफराद की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिले अनकापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में 8वीं जमात की तालिबा हलाक हो गई। यह हादसा जिले के पायाका राव पीट के पुलिस स्टेशन के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और उसने स्कूटी को टक्कर दे दी। महलूक लड़की की शिनाख्त हरीनी के तौर पर की गई। हादसा इतना शदीद था कि तालिबा मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि स्कूटी चलाने वाला शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
मोहब्बत की शादी के तकरीबन एक माह बाद पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नखरेकल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 23 साला CH महेश और 19 साला ऋषिता कल शब कौमी शाहरा नागार्जुना सागर गुंटूर पर वाक़े तातीकाल गांव में सड़क हादसे में हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा इतना शदीद था कि महेश मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि ऋषिता को बजरिया एम्बुलेंस नलगुंडा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस और मुकामी अफराद ने बताया कि महेश और ऋषिता कुछ अरसे से मोहब्बत करते थे। लड़की का खानदान नलगुंडा में रहता है। महेश दूसरी रियासतों में जाकर पत्थर तराशने का काम करता है। चोरों ने 5 सेकंड में कार से 5 लाख रुपए की चोरी कर ली। ये वारदात तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आई। जिले के दामरचर्ला की ग्रैंड श्री होटल के करीब ठहराई गई कार के करीब 2 चोर बाइक पर पहुंचे। उनमें से एक ने कार के शीशे को तोड़ते हुए कार में रखे हुए बैग की चोरी कर ली। उसका साथी बाइक पर ठहरकर यह मंजर देख रहा था। चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई। कार के मालिक की जानिब से पुलिस से की गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने वहां लगे CCTV फुटेज का तज्जिया किया, जिसमें यह वारदात कैद हो गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी। एक शरीफ खातून ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि इस पर फाहिशा का इल्जाम लगाते हुए एक शख्स बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। यह वाकया रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आया। एलू के दिनदालुरु से ताल्लुक रखने वाली 35 साला खातून पवानी हाल ही में मंदिर को दर्शन के लिए जा रही थी। उसने रास्ते में एक शख्स से लिफ्ट मांगे। लिफ्ट देने वाला शिवा कृष्णा ने खातून के खुफिया तौर पर तस्वीर और वीडियो हासिल कर ली। बाद वो खातून पर अपनी और अपने दोस्तों की जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए दबाव डालते हुए उसे धमका रहा था। खातून ने इनकार कर दिया, जिस पर उसने खातून को कॉलगर्ल करार देते हुए गाँव भर में उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उसे बदनाम किया। इस बदनामी से दिल बर्दाश्त होकर इस खातून ने फांसी ले ली। सीलिंग फैन में छुपा कर लाया गया सोना शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स हुकाम ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। यह मुसाफिर कुआलालंपुर से हैदराबाद पहुंचा था। उसके सामान की तलाशी के दौरान 38,62,000 मालियत का 636 ग्राम सोना जब्त किया गया। एक और मामले में पतलून में छुपा कर लाए गए सोने को कस्टम्स के हुकाम ने जब्त कर लिया। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।